हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप और अपने परिवार का और उसके साथ ही अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान दे रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग रिवीजन रोज कर रहे होंगे और आपको करना भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से सिर्फ आपको एक दिन समझ में आएगा कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि रिवीजन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपको रिवीजन करते रहना है। और आज मैं आपको अगला जो आर्टिकल है वो पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैंने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है वो आज रिवीजन पहले करेंगे, जो कि मैं हमेशा पहले रिवीजन करवाती हूँ। तो पहले हम कहाँ तक पिछले लेक्चर में पढ़े थे? 41 से लेके 45 तक पढ़े थे। याद होगा आप लोगों की 41 आर्टिकल से लेके 45 तक पढ़े थे, जो कि भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। मैंने बताया था कि हम भाग 4 अभी भी पढ़ रहे हैं, जो कि 51 तक है। अभी आज इसका आखिरी दिन रहेगा, लेकिन पहले रिवीजन करते हैं। 41 में मैंने क्या बताया था कि कुछ दशाओं में सरकार सहायता करती है। मैंने कहा था जैसे कि बूढ़ा हो गए यानी बुजुर्ग कहा था। उसके बाद मैंने कहा था विकलांग यानी कि दिव्यांग कहा था। और शिक्षा में मैंने कहा था कि बुजुर्गों को मुफ्त में शिक्षा देती है गवर्नमेंट। ये मैंने बताया था। 41 के बाद हो गया हमारा 42 में मैंने क्या बताया था कि जैसे कि मनोचित हो या फिर प्रसूति और न्याय संगत सहायता, ये सब मैंने बताया था कि गवर्नमेंट इन सिचुएशन में भी आपकी हेल्प करती है। बताया था मैंने कि जिससे लेडीज लोग को प्रसूति यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हेल्प करती है वो। और उसके बाद 43 में मैंने क्या बताया था कि जो हमें सैलरी देते हैं निर्वाह योग्य वेतन। क्या बताया था? निर्वाह योग्य वेतन, जो कि कम से कम इतनी तो सैलरी सब मिलनी ही चाहिए। ये 43 का है कि आपका जीवन जो है वो अच्छे से जी सके इंसान, जो कि हमारे मूल जो अधिकार है उसमें कहा गया है कि कुछ आप मुफ्त में नहीं किसी से करवा सकते, वो 23 में लिखा गया है। लेकिन कुछ कहा गया, कुछ मतलब आप कम भी दे सकते हैं, आप दें ये जरूरी है, कितना दें ये जरूरी नहीं है। इसमें ये कहा गया ये इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये कहा गया कम से कम आपको इतना देना चाहिए कि वो इंसान का जीवन अच्छे से बीत सके। 43 ये हो गया। और 44 जो हमारा होता है वो समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता में मैंने बताया था कि सभी धर्मों में एक जैसे नियम होंगे। शादी के, डाइवोर्स के, या फिर वसीयत का हो, या फिर गोद लेना यानी किसी को अडॉप्ट करना, किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के सबके नियम अगर ये जब सब पे लागू हो जाएगा तो ये सब जगह एक जैसे नियम हो जाएंगे। अभी तो ये फिलहाल में सब जगह नहीं है। तो इसमें मैंने क्या बताया था? शादी का यानी विवाह का, तलाक। आपको याद आ रहा होगा मैंने ये सारे पॉइंट्स डिटेल में उसमें बताए। अभी यहाँ पे ये सिर्फ रिवीजन है तो ऊपर से ही बताऊंगी, नहीं तो आगे का लेक्चर फिर समझाने के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था वसीयत। उसके बाद गोद। जैसे ये बताया था विवाह में सबको एक जैसे नियम होंगे, मतलब ये नहीं कि हमारे जो कल्चर है वो नहीं चेंज होगा, जो जिस धर्म में जैसे शादी होती है वैसे ही होगी, लेकिन आप ऐसा सबको तब नियम होगा कि जैसे एक ही पत्नी होनी चाहिए सबकी। अभी ऐसा है कि सब में अलग अलग है। ऐसा एक समान सिविल संहिता सिर्फ कहाँ पर है? अभी लागू सिर्फ गोवा ने किया है। सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने समान सिविल संहिता, अभी हमारे पूरे देश में सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने समान सिविल संहिता लागू कर रखी है। विवाह का मैंने बता दिया। और तलाक का,
अगर ये समान सिविल संहिता सब पर लागू हो जाएगी तो फिर आप ऐसा नहीं होगा कि हर धर्म में अलग अलग तरीके से तलाक, यानी कि हिंदुओं में कैसा होता है और मुस्लिम में अलग, ऐसा नहीं। आप सबको फिर तलाक लेना होगा तो कोर्ट में जाकर आपको तलाक लेनी होगी, वो भी एक ही जैसे सबके तलाक प्रोसेस होंगी, क्योंकि वो समान सिविल संहिता लागू। अभी सरकार इस पे सोच रही है कि जल्दी से लाने के लिए, लेकिन कुछ प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं। जब तक वो प्रोसेस नहीं हुए हैं तब तक तो अभी तक तो नहीं है। उसके बाद वसीयत का मैंने बताया कि हिंदुओं में अभी तक, अब तो नियम ऐसा है कि लड़की और लड़का दोनों का बराबर हक है, लेकिन यहीं पर मुसलमानों में ये बहुत अच्छा था कि लड़की और लड़का का सबका बराबर हक है माता पिता की प्रॉपर्टी में, ये पहले से ही उनमें था। लेकिन हिंदुओं में ऐसा था कि ऐसा नहीं था उनमें, अब जाकर ऐसा कहा गया कि हर लड़की हो या लड़का सबका प्रॉपर्टी में बराबर हक है। ये उनकी चॉइस है कि उन्हें लेना है या नहीं लेना है, हम डिसाइड नहीं करेंगे। और गोद लेने का मैंने बताया था कि अगर जैसे गोद लेना है तो कम से कम 21 साल का, जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें और आप में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 25 साल के और 21 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर ले, ऐसा नहीं कर 21 साल नहीं 24 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर ले, तो ये नहीं चलेगा। कम से कम वो बच्चे और आपकी एज में 21 साल का डिफरेंस होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है और ये सभी धर्मों में रहेगा। उसके बाद हमारा 45 क्या आता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोनों का गवर्नमेंट 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में फैसिलिटी, पहले ऐसा था जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारी सिचुएशन, जब हमारा संविधान बना था, ऐसी हालत नहीं थी कि मुफ्त में सबको शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जा सके, इसलिए ये कहा गया, इसीलिए इसे भाग 4 में रखा गया कि ये कंपलसरी नहीं है, ये प्रवर्तनीय नहीं है कि आपको करना ही करना है, तब ऐसा था। लेकिन अब की सिचुएशन ऐसी है कि हम मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को तो दे ही सकते हैं, इसलिए यहाँ से इसे उठाकर भाग 3 में डाल दिया गया। 21 के क में 86 जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत उसे वहाँ पर डाला गया है। अब ये हम इस सिचुएशन में कि हम मतलब सबको ये कम से कम 6 साल से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनको तो दे ही सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो 0 से 6 साल यानी जो यहाँ का पीरियड होता है बच्चों का, इतने साल तक का, यहाँ पे हेल्थ का ध्यान देना है। और 6 साल से जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं यहाँ उन्हें एजुकेशन का ध्यान देना है। किस चीज़ का? एजुकेशन का ध्यान देना है, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो एजुकेशन अच्छे से ले सकेगा। अगर वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा, वो हेल्दी ही नहीं रहेगा, तो एजुकेशन उसको कैसे प्रोवाइड कोई करवाएगा। इसलिए पहले सरकार उसे हेल्थ की फैसिलिटी देती है, फिर बाद में एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो ये हुआ हमारे पिछले लेक्चर का रिवीजन। और अब हम आज के लेक्चर में 46 से 51 तक पढ़ेंगे आज के जो आर्टिकल हैं, और आज भाग 4 का लास्ट डे रहेगा। और अब हम भाग 4 में यानी कि पार्ट 4 में 46 से 51 आर्टिकल तक आज पढ़ेंगे, जो आज आखिरी रहेगा। तो पहला जो है वो 46 आर्टिकल है। ये क्या है? SC और ST का विशेष ध्यान दे, विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो SC और ST हैं उनका विशेष ध्यान दिया जाए। क्यों? कि ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और SC मतलब शेड्यूल कास्ट। SC मतलब शेड्यूल कास्ट और ST मतलब फुल फॉर्म उसका मतलब शेड्यूल ट्राइब। और शेड्यूल कास्ट वो होते हैं जो हमारे जाति के हिसाब से, जिन्हें हमारे समाज में ऐसा होता है जिन्हें एक कास्ट यानी जाति के आधार पे उन्हें दबाया जाता है, छोटी जाति कहकर। लेकिन अब ऐसा है कि उसे ख़त्म करने के लिए सरकार और हमारे जो आप और हम हैं, हमें साथ मिलकर उसे ख़त्म करना है। क्योंकि कोई भी धर्म, कुछ भी, सब कुछ एक बराबर होता है। धर्म तो हमने बनाए हैं, धर्म पहले से नहीं था।
वो हमने ऊंचा और नीचा का डिफरेंस हमने बनाया, जिसे हम ही खत्म कर सकते हैं। जब तक हम नहीं खत्म करेंगे वो कोई और नहीं खत्म कर सकता है। तो हमें उसे खत्म करना है और आप और मुझे सबको मिलकर एक साथ उसे खत्म करना है। ये जो है ये ऐसा करना है कि उन्हें महसूस ही ना हो कि वो छोटे हैं। कभी वो छोटे थे ही नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान, उनके भी दो पैर, हमारे भी दो पैर, हाथ, सब कुछ बराबर है। तो किस तरह से वो छोटे हुए, वो हमारी सोच उन्हें छोटा दिखाती है। और शेड्यूल ट्राइब हमारे आदिवासी जनजाति जो हमारे जैसे नहीं, हम तो डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हो गए, ऐसी जगह जो जंगल में जो प्रजाति है, मतलब जो हमारे इंसान हमारे जैसे ही हैं लेकिन वो जंगल में रहते हैं, तो वो और जंगल से ज़्यादा जुड़े होते हैं। हम शहरी एरिया में रहते हैं और वो जंगल से जुड़े रहते हैं, नेचर से जुड़ के रहते हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। और इन पर कहा गया कि विशेष ध्यान दिया जाए ताकि लोग जो ऊंची जात अपने आप को कहते हैं वो उन्हें दबाए ना। अगर वो उन्हें दबाएंगे तो वो वैसे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर सरकार उनका सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो वो एकदम दब जाएंगे और एकदम बढ़ना उनका खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि उनका सरकार को सपोर्ट करना है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, इसलिए ताकि जो मान लीजिए ये हमारी ऊंची कास्ट है तो ये तो पहले से ही आगे है, और ये हमारी जो छोटी कास्ट है, अगर इन्हें आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये अब बढ़ रहे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन हम इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इनकी मदद कर सकते हैं कि ये इनके बराबर होने जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके बराबर हो जाए, ताकि देश की उससे डेवलप भी होगा, देश का भी जो विकास होगा उससे, और होना भी चाहिए दोनों एक बराबर, जल्दी से जल्दी। मेरी ऐसी इच्छा है कि जितना जल्दी हो सके सब बराबर हो जाए, कोई जाति धर्म ना हो, सब एक जैसे हो। तो इसलिए ये SC और ST पे विशेष ध्यान देने को 46 में कहा गया है। और ये जो रिजर्वेशन का जो है वो 2020 में खत्म हो गया था, मतलब इसका लिमिट जो था वो खत्म हो गया था। तो जो हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट उस समय थी, क्योंकि 2014 से तो उन्हीं की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने 2020 में इसे एक्सटेंड करके यानी आगे बढ़ा के अब इसे 2030 में कर दिया है उन्होंने। क्यों ऐसा करते हैं? एक तो एक पॉलिटिकल इशू है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने वोट के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो उस बेस पे वो वोट मांगते हैं, वो वोटिंग, उनका जो वोटिंग है वो कम हो जाएगा। तो हमारे पॉलिटिशियन एक तो वो अपने वोट के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनको वोट मिले, उस बेस पे वो लोगों से वोट, जो डिफरेंस है उसको दिखाकर वो वोट मांगते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसा, और ये ज़रूरी भी है, अगर ये न बढ़ाया जाए इस वक्त, ये ज़रूरी भी है हमारे समाज के लिए न बढ़ाएं। तो अभी तक तो हम और आप सब देख रहे हैं कि समाज में वो डिफरेंस ख़त्म नहीं हुआ है। शहरों में तो कुछ हद तक ख़त्म हो भी गया, लेकिन गाँव एरियो में तो अभी भी नहीं वो ख़त्म हुआ। तो ये ज़रूरी है कि उसे अभी भी रखा जाए और जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म करें, तब जब वो पूरी तरह से हमारे समाज से, हमारी सोच से ख़त्म हो, तब हम वहाँ से तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो 46 में ये हो गया। उसके बाद जो है 47 में क्या है, इसमें हमारे पोषाहार और नशीली, नहीं पहले पोषाहार बता देती हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी प्रोडक्ट हम मतलब मार्केट से खरीदते हैं, एज अ मतलब हम इंसान, ये जो भी हम नॉर्मल जनता खरीदती है, वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है उसकी जांच करती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट के लिए उसमें मिलावट करते हैं, जो कि हमारे लिए और आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, इसलिए उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। और अगर न जांच किया जाए तो क्या वो ऐसा अपने प्रॉफिट के लिए, आपको लगता है कि नहीं करेंगे? वो आज भी करते हैं जांच करने के बावजूद भी। तो इसलिए पोषाहार यानी पोषण, यानी जो एक अच्छा खाना सबको मिले। अगर अच्छा खाना लोग खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, तो अच्छे से काम करेंगे, एजुकेशन अच्छे से मतलब उनको मिलेगी, अगर बच्चे हैं तो एजुकेशन उन्हें अच्छे से मिलेगी, तो देश के डेवलपमेंट में ही तो वो सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनके खाने का जांच करना बहुत ज़रूरी है। जो कि आपने भी देखा होगा कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट आप बाहर से खरीद के लाते हैं उसके ऊपर ऐसा करके एक साइन बना रहता है, ऐसे,
और उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके उस पर रहता है। तो ये जो फूड, ये जो है मतलब ये सैंपल का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को टेस्ट किया और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जो ये है इसका फुल फॉर्म ये होता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेक किया है कि ये खाने के लायक है, इसे खाया जा सकता है। जो भी चीज़ बेचने मार्केट में बिकने के लिए आती है उसको, ज़्यादातर चीज़ों को गवर्नमेंट चेक करने की पूरी कोशिश करती है ताकि अच्छे से अच्छी चीज़ लोगों के बीच में और फैले। और उसके साथ ही वैसे तो जो हम खरीदते हैं उस पर ये प्रोडक्ट का ये जो साइन रहता है, ये मतलब फूड सेफ्टी उसका रहता ही है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी जो गरीब हैं उनके लिए क्या चलाती है, मिड डे मील। आपने सुना ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में और आंगनवाड़ी वगैरह में मिड डे मील स्कीम चलती है, जिसके तहत बच्चों को फ्री में खाना मिलता है, लेकिन हम उसके लिए पेमेंट नहीं करते। तो उस चीज़ का भी अच्छा खाना लोगों को मिले, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो हम एक बच्चे को नहीं, एक जनरेशन को अच्छा बना रहे हैं। ये जिससे अगर एक जनरेशन सही होगी तो देश भी उस जनरेशन की वजह से देश भी आगे बढ़ेगा। तो मिड डे मील स्कीम जो होती है, मिड डे मील स्कीम जो होती है वो इसलिए चलाती है गवर्नमेंट कि गरीब इंसान, गरीब का भी बच्चा एक अच्छा खाना खाए और वो एक स्वच्छ लाइफ यानी एक अच्छी जो जिंदगी होती है वो जिए। ताकि जो देखिए, अगर हम गवर्नमेंट अगर नहीं देखेगी तो आपको क्या लगता है, प्राइवेट कंपनियां तो भाई वो तो वैसे भी नहीं कभी किसी के बारे में सोचती है, वो तो अपना प्रॉफिट बस देखती हैं कि किस चीज़ में उनका प्रॉफिट है, और जहां उनको प्रॉफिट दिखता है वो उसके आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं है कि उनको क्या सही है क्या गलत है। हाँ, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो इस बात का भी ध्यान देती हैं कि लोगों के पास एक अच्छा ही चीज़ पहुंचना चाहिए, और मैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देती हूँ कि उनको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो है तो इंडिया में ही ना, इंडिया की ही है ना, तो उन्हें इंडिया के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना ही चाहिए। यही हमारे देश का एक कल्चर है कि हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की अच्छा बुरा सोच कर ही रहते हैं। किसी का बुरा सोचना हमारा कल्चर ही नहीं है, हम सबके साथ ही अच्छा करते हैं, यही हमारा कल्चर है जिससे हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ये हुआ 47। और इसमें ही क्या है, नशीली जो चीजें होती है, नशीली नशीली दवाइयाँ, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें कुछ जैसे अल्कोहल का या फिर थोड़ा ड्रग्स मान लेते हैं कि उनका, जैसे कि जो हमारे पेन किलर होते हैं उनमें ऐसा होता है कि हल्का सा ऐसा बहुत ही कम परसेंट में ड्रग्स की डाला जाता है, ताकि हम कुछ समय के लिए अपने जो पेन है उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उससे रोक पाते हैं। तो कुछ लोग उस चीज़ का, उन दवाइयों का गलत यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि क्रोसिन जो कफ सिरप होता है उसका लोग क्या करते हैं, वो तो एक खांसी की दवा है, तो उसका लोग यूज़ क्या करते हैं कि वो लेकर पीने के लिए, जैसे एक जो ये अल्कोहल होता है उसके कंपैरिजन में वो सस्ती पड़ती है, जिसकी वजह से लोग उसको एक अल्कोहल के कंपैरिजन में उसको लेकर उसको ड्रिंक करते हैं। तो ऐसी जो दवाइयाँ हैं उन पर रोक लगाए, ताकि अगर वो दवाई उन्हीं को मिले जिनको सच में उस चीज़ की ज़रूरत हो, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक नशे के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे भी गवर्नमेंट रोक लगाती है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, ये मतलब भाग 4 में ही कहा गया है कि शराब जो होती है, शराब पे भी रोक लगाए, शराब पे रोक लगाए। लेकिन शराब पे रोक लगाना ये इन्फोर्सिएबल प्रवर्तनी तो है नहीं, क्योंकि ये भाग 4 है। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मानना है। फिर भी कुछ ऐसे स्टेट को में देखा गया है कि वो मतलब शराब पे रोक लगा के रखी हैं, और कहीं कहीं पर नहीं भी है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाहते हैं। कहा गया कि लगाइए, लेकिन आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए, उस बात के लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए बिहार में देखिए शराब पे रोक है, लेकिन चोरी छुपे वहाँ भी आज भी बिकता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट
ने अपनी तरफ से कुछ एक्शन लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? वो अगर रोक लगाएंगी तो कुछ तो परसेंट में कम होगा ना। अगर खुला छोड़ेंगे उससे तो बेहतर है कि कुछ रोक सके तो रोकें। तो रोक रही है, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा क्या आता है 48। जैसे कि मैंने अभी बोला कि बिहार में तो रोक लगाया गया, लेकिन उसी से जो सटा हुआ बॉर्डर है यूपी का हमारा, वहाँ पर रोक नहीं है। तो वहाँ पर लोग एकदम खुलेआम पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि जहाँ रोका गया है वहाँ पर भी लोग सप्लाई करते हैं ऐसे चोरी चोरी, उसी वजह से वहाँ पे सप्लाई हो पाती है। बिहार बहुत मतलब एक तरह से वहाँ से बाजू, ऊपर से उसका नेपाल से भी बाउंड्री टच करता है, तो वहाँ से भी सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं कि पूरी तरह से वहाँ रोक लग जाए, लेकिन वहाँ एक कोशिश है, कर रही है सरकार, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन में गवर्नमेंट हेल्प करे, लोग जो ये कृषि कर रहे हैं, जो पशुपालन कर रहे हैं, जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हेल्प करे। कृषि में कैसे? इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो हम खाद खरीदते हैं, लोग खाद खरीदते हैं, उसमें सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी देती है। उसके बाद जैसे कि ट्रैक्टर रहता है, वो एक कृषि से यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ है, तो उस पे जो अगर मैं कोई ट्रैक्टर खरीद रही तो उस पे अगर मैं लोन पे ले रही तो उस पर ब्याज कम रहेगा। अगर कृषि से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगी उस पर गवर्नमेंट ब्याज कम लगाएगी, सब्सिडी देगी, यानी एक तरह से कोशिश करती है कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका मतलब फ़ायदा उठा सके और गरीब लोग भी उसको आराम से उस चीज़ को ले सके फ़ायदा। जैसे कि गरीब जो हमारे किसान होते हैं उन्हें कम से कम रेट में देखिए ब्याज भी मिलता है, जो लोन लेते हैं उस पर ब्याज देना पड़ता है, उन्हें ब्याज देना पड़ता है। उसके साथ ही जैसे कृषि से यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी मशीनरी हो गई, ट्रैक्टर हो गया, उस पर कम से कम आपको अगर ले रहे हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आपने खेत पे कोई लोन लिया है तो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि आपका खेत आपसे नहीं लिया जाएगा। ऐसा है क्यों? क्योंकि गरीब एक तो किसान पहले से ही होता है, अगर आप उससे खेत भी ले लेंगे तो वही उसके जीने का एक वजह है, वही उसकी जरिया है। अगर वही उसके पास नहीं रहेगा तो वो कैसे जिएगा? और एक किसान अगर कोई खेती कर रहा है तो वो अपना ही पेट नहीं बल्कि पूरे देश का पेट भरता है, तो उससे उसका खेत ना छीना जाए। इसलिए बहुत बार ऐसा करती है गवर्नमेंट, आपने भी सुना होगा कि उनके लोन माफ़ कर दिए जाते हैं इसी वजह से। उसके साथ ही अगर आप बीज ले रहे हैं, बीज जो होते हैं गवर्नमेंट बीज लेती है, किसान बीज लेती है तो गवर्नमेंट उस पर छूट देती है, ताकि अच्छा बीज अगर उन्हें कम मतलब रेट पे मिलेगा और अच्छी बीज मिलेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी, और उसके साथ ही ऐसी बीज मिले जो जिसमें कीड़े मकोड़े कम लगे, वो अच्छी फसल हो, तो उससे क्या होगा, उन्हें एक तो कम रेट में अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है तो उनकी जो लागत है वो उनको अच्छे से मिल जाएगी, उसके साथ उन्हें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे उन्हें और ज़्यादा मतलब ये एग्रीकल्चर करने में हेल्प होगा। उसके साथ ही अगर उन्हें ब्याज ये लोन लेना रहता है तो वो कहाँ से लेते हैं? नाबार्ड से। नाबार्ड ये आपने सुना ही होगा कि ये मतलब ये जो कृषि किसान होते हैं उनके लिए ही ये स्पेशल एक बैंक होता है जो कि उन्हें कम रेट पे ब्याज लोन देता है। और उसके साथ ही आपने पहले भी सुना होगा कि 1951 में कृषि क्रांति यानी हरित क्रांति आई थी। पहले क्रांति की बात आपने सुनी ही होगी, तो उसमें क्या वो भी एक जरिया था लोगों में जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। और जब ये क्रांति आई थी उसके दौरान जो गेहूं और चावल की फसल थी उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ी थी, लेकिन उसके साथ ही चावल की फसल थोड़ी कम बढ़ी थी और गेहूं की फसल ज़्यादा बढ़ी थी। और ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ वो आपको लिखना है, जिससे आपको मेंस में एक अच्छे से एक एक्सप्लेन करने के लिए एक डिटेल में जो क्वेश्चन होता है मेंस में आपको डिटेल में लिखना रहता है, तो मैं आपको इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको मेंस की जो लिखने के आंसर में हेल्प हो। इसलिए आपको मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जाकर कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना आपको डिटेल में पढ़ाऊँ। और ये क्रांति इसीलिए उसमें ये तो मतलब जितना एक गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से
किसी में सबको हेल्प करती है। उसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन में गवर्नमेंट ने कहा है, इसमें एक नियम है कि जो पशुपालन में आर्थिक और दुधारू, ये ऐसे जीवों को यानी ऐसे जानवरों की आप हत्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हत्या नहीं कर सकते। अब आर्थिक रूप से यानी अब मान लीजिए जो ऐसे जानवर हो जिनकी कुछ एक भेड़ें वगैरह होती हैं हमारी, उनकी जो बाल हो, ऐसे जानवर जिनसे मतलब आर्थिक रूप से कोई कमाई कर उनसे कोई कमाई कर रहे हैं या फिर दूध दे रहे हैं, तो उनकी हत्या आप नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी गाय होती हैं, वो दूध देती हैं, तो उनकी हत्या आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों बाद जब गाय बूढ़ी हो जाती हैं तो उनकी मतलब वो दूध नहीं देती हैं, तो उस सिचुएशन में फिर ये ऐसा एक मतलब पिटिशन डाला गया कि अगर वो दूध नहीं दे रहे मतलब उनकी हत्या आप कर सकते हैं। तो फिर एक और इंसान ने ये पिटिशन डाला कि आपने सिर्फ ये नहीं कहा है कि दुधारू जानवर की हत्या नहीं कर सकते, बल्कि ये भी कहा है कि जिनसे आर्थिक रूप से कोई मतलब हेल्प हो रही है तो उनकी भी आप हत्या नहीं कर सकते। तो गाय दूध देने के अलावा भी जैसे कि उसके मूत्र का बहुत सारी दवाइयाँ, उनकी जो यूरिन होता है उनका बहुत ही मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है, उसके साथ ही उनका जो गोबर होता है वो भी बेचा जाता है। तो उस आधार पर फिर कहा गया कि नहीं, फिर मतलब हमारे कोर्ट ने कहा कि हाँ वो तो एक आर्थिक जरिया उस तरह से भी है, तो आप किसी भी सिचुएशन में गाय की हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये काम करते हैं, ये गाय भैंस वगैरह पालने का, ये क्या कोई अमीर पार्टी या कोई अमीर इंसान करता है? नहीं, ये हमारे गरीब किसान, ये बहुत ही गरीब होते हैं। इनका एक जरिया होता है कि वो दूध देंगे तो उनसे ही कमाई होती है, तो उनका घर चलता है। लेकिन अगर वो कमाई नहीं हो रही है तो क्या उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें वो रख सके? अगर उनके पास उतना पैसा होता तो क्या वो दूध भी ये मतलब जानवर पालने का काम ही नहीं करते? क्या बड़े बड़े लोग जानवर पालने का काम करते हैं? लेकिन वो उनका एक जरिया है। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो अगर वो गरीब है, उस दूध नहीं दे रहे तो उन्हें रखना, उनकी हालत वैसी नहीं है कि वो उन्हें रख सके। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट उनके लिए ये कर सकती है कि जो गौशालाएं बना सकती है कि जो बूढ़ी गायें हैं, जिन्हें किसान जो दूध नहीं दे रहे तो किसान उन्हें ऐसी गौशालाओं में लाकर रखें जो गवर्नमेंट की तरफ से है, और गवर्नमेंट फिर उन गायों की जो रक्षा वगैरह खाना जो भी है उनका वो काम करेगी, गवर्नमेंट उसकी देखरेख करेगी। तो ऐसा कर सकती है। लेकिन जब किसान ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें हत्या को मना किया गया। हिंदू के हिसाब से वो हत्या मना है, लेकिन अगर वो मना किया गया फिर भी तो गाय बिकी रही हैं, तो वो मजबूरी में एक उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो उसे नहीं रख सकते, उनका पालन नहीं कर सकते, तो उन्हें बेचते हैं। तो वो एक उनकी मजबूरी है। उसके बाद वो बेचते हैं तो आती कहाँ है हमारे मुस्लिम भाई, वो उनकी जो उन्हें काटते हैं वो उनकी कोई शौक नहीं है, उनका भी एक मजबूरी है, उनका भी पेट पालने का एक जरिया है। अगर वो नहीं काटेंगे, क्या बड़े बड़े जो मुसलमान हैं क्या उन्हें काटने का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वो ऐसा नहीं है कि उसी के भरोसे वो जी रहे, तो वो नहीं करते। लेकिन जो करते हैं वो उनकी एक ज़रूरत है, क्या करें, इनका बेचना ज़रूरी है। और जो मुस्लिम जो होते हैं उन्हें काटना ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट जो हमारे नेता होते हैं, कुछ लोग इसी को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में लाते हैं कि नहीं गाय हमारी माता है, उन्हें नहीं काटेंगे। तो उसी में देखिए कि गवर्नमेंट ने ही जो गाय वगैरह काटने की जो टूल्स मशीनरी होती हैं वो हमारे नॉर्मल ये जो बकरी वगैरह होती है उनकी जैसी नहीं होती है, उनके लिए अलग मशीनरी होती है। तो पहले इस पे 20% का टैक्स था, लेकिन गवर्नमेंट में ही जो हमारी रिसेंटली गवर्नमेंट है उसी में ही कुछ लोग कहते हैं पहले 20% टैक्स था, लेकिन उसे घटाकर क्या किया गया है, 5% टैक्स किया गया है। तो मतलब आप यहाँ पे तो कह रहे हैं कि उस हिसाब से आप कम करें, मतलब आप कह रहे हैं कि कीजिए, लेकिन वहीं पर आपने एजुकेशन को जो कि बहुत ज़रूरी है उसको 18% कर दिया है। क्या ये ज़रूरी था बढ़ाना? आप लोगों को क्या लगता है ये 18% होना ज़रूरी है? इतनी ज़्यादा हमारे देश में अमीरी है कि लोग एजुकेटेड होने के लिए 18% टैक्स दे सकते हैं। इतनी ही ज़्यादा रहती तो लोग, हम इतने गरीब ही नहीं होते, हम भी आज डेवलपमेंट होते।
तो मेरी तरफ से तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये अगर एक बार को बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे 25% भी कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे तो कम करना चाहिए, मेरे हिसाब से यही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। तो इसमें तो ये हुआ। अब हम पढ़ेंगे 48 में ही 48 का क। क्या पढ़ेंगे? 48 का क। वो तो ऐसे जानवर थे जो हम पालते हैं, जो एक इंसान रखता है अपने घर में, उन पे एक नियम बताया गया। अब कुछ वही तो जानवर नहीं है हमारे मतलब जीवन में, हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे और भी जानवर जिन्हें हम नहीं पालते, तो वो है वन्य जीव। वन्य यानी जंगली जानवर जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, उन्हें तो हम पाल नहीं सकते। शेर बाघ वगैरह, ये हाथी होती पहले लोग पालते थे। अब हमारे हालत ऐसी नहीं है कि सब वो, या फिर इतनी स्पेस भी नहीं है, लोग इतने अमीर भी नहीं है कि वो सब पाले, तो उनका भी तो संरक्षण करना है। तो 48 के यानी 48 के क में वन्य तथा वन्य जीव का संरक्षण, वन्य तथा वन्य जीव का संरक्षण 48 के क में है। इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो सुरक्षा का काम है वो किसे दिया गया है? स्टेट को। अब स्टेट मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि स्टेट मतलब कौन होता है। स्टेट मतलब क्या बताया था मैंने कि हमारी कोई स्टेट, ये राज्य नहीं, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो वो। स्टेट को कहा गया है कि इसका काम कौन करेगा? स्टेट इसको देखने का काम करेगा। ये काम कौन करेगा? स्टेट। उन्हें ये दिया गया है कि वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण करे, जो मतलब जिन्हें हम नहीं देख रहे हैं, ये उनको आम नागरिक को देखने का जिम्मा दिया गया है कि उनका संरक्षण आम नागरिक करे, और इनका संरक्षण स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है वो करे, कि इनका भी देख रेख। ये हमारे लिए एक मतलब डायरेक्टली तो नहीं हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हम इनके ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट हैं। तो इनका भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक ह्यूमंस यानी जो हमारे मनुष्य जाति का होना जितना ज़रूरी है, उतना ही वन और वन्य जीवों का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ये हमारे जंगलों की वजह से ही होता है। अगर कृषि करने से ही होता, अगर ऑक्सीजन से हो जाए तो कृषि को ही लोग बढ़ावा फिर गवर्नमेंट देती, लेकिन वो तो एक खाने के लिए ज़रूरी है, और जीने के लिए जो है वो वन्य से जो ऑक्सीजन आती है उसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका संरक्षण किया जाता है, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया। और ऐसे जो मतलब पीपल के पेड़ से कौन सा फल आने वाला है, लेकिन उससे ऑक्सीजन बहुत अच्छी आती है। और ये तुलसी वगैरह को तो पूजा के लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी उससे भी बहुत अच्छी ऑक्सीजन आती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए डायरेक्टली नहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो मानव जीवन है उसके संरक्षण के लिए हेल्प करती हैं। तो इसीलिए इनका भी संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है इसमें ही एक तो आता है कि हम मतलब जैसे कि इसका पहले कहाँ रखा गया, ये पहले नहीं था। इसका जो संरक्षण का बात किसने किया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये इस चीज का जो मतलब समिति, ये जो सरदार स्वर्ण सिंह जी थे, उन्होंने इसके लिए सलाह दी कि ये जो वन्य और वन्य जीव है इनके भी संरक्षण के बारे में हमें सोचना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह ने, इन्होंने एक मतलब जो सलाहकार होते हैं, जो लोगों को सलाह मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उन्हें सलाह देने का काम, इस चीज़ को जोड़ने का काम किसने किया? सरदार स्वर्ण सिंह ने समिति ने किया। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसे जोड़ा गया 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल पब्लिक जो पशुपालन करती है, जो
जानवर से वो दूध देते हैं, उनसे उनका संरक्षण वो कर रही है। और ये ऐसे जानवर हैं जिनकी संरक्षण की अगर किसी को जिम्मेदारी है तो वो स्टेट को दे, कि जो वो नहीं कर रहे वो स्टेट करे, कि उनको भी जीवन अच्छे से जी सके, उनका भी संरक्षण हो सके। तो 48 के क में वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण कहा गया है, जिसके तहत जो हमारे बहुत सारे आपने भी सुने होंगे कि ये नेशनल पार्क, और उसके साथ ही हर स्टेट में अलग अलग नेशनल पार्क, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारे ऐसे जो एक जरिया है कि उस वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनका संरक्षण गवर्नमेंट कर सके। अगर वो गवर्नमेंट संरक्षण नहीं करेगी तो आम जनता तो वैसे भी नहीं कर रही है। अलग अलग जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अलग अलग कल्चरल जो कुछ साइट्स हैं, तो इनका संरक्षण गवर्नमेंट करती है, उसकी देख रेख करने का काम गवर्नमेंट। हर स्टेट में बहुत सारे आपने भी सुनेंगे ये सेंचुरी हैं, तो वो सब मैं आपको जो ज्योग्राफी का लेक्चर होगा उसमें आपको डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगी। और आप लोग मुझे बताइए कि ज्योग्राफी का लेक्चर आप कब से सुनना चाहते हैं, कब से देखना चाहते हैं। आप लोग डिसाइड करके मुझे डेट्स बताइए, मैं तभी से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आप लोग जब बोलेंगे जब ही मैं स्टार्ट करूँगी, ऐसे नहीं मैं ऐसे चालू कर दूँ कोई देखे ही नहीं। उससे अच्छा आप लोग एक बार सजेस्ट कीजिए कि कब मैं चालू करूँ। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ती हूँ, आपको बताना है कि कब स्टार्ट करना है। 49 में ये है कि जो सरकारी स्मारक हैं, सरकारी स्मारक, उनका जो संरक्षण करने का काम, संरक्षण मतलब ये सरकारी मतलब जो होते हैं स्मारक, वो क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो धरोहर हो, क्या हो, धरोहर, जो धरोहर हो वो, या फिर कोई ऐसी जो इमारत हो गई, या फिर पुरातत्व, अब धरोहर में देख लीजिए, जैसे कि हमारे लाल किला हो गया, ये हमारी धरोहर है। उसके साथ ही ताजमहल, ये सब हमारी धरोहर है। कुतुब मीनार, ये सब हमारी धरोहर है, जिसे हमें बचा कर रखना चाहिए। अगर नहीं बचाए तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि कोई इन्फोर्स कर सकता है कि नहीं आप नहीं कीजिए, लेकिन अगर वो हम बचा के रख रहे हैं तो वो हमारी नेशनल जो एक नेशनल लेवल पे वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसकी वजह से लोग, अगर हम बचा के रखें जब भी तो लोग एज अ टूरिस्ट आते हैं, फिर उसे देखते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट में बहुत, टूरिस्ट के तरीके से हमें, जब टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे खाते पीते रहते हैं, जो हमारे लिए एक इनकम का सोर्स बनता है। तो इसीलिए एक वो भी वजह है हमें बचाने का। और हमारे पास ये हमारे, और ये भी अगर वो चीज़ें रहेंगी तो हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये देखेंगी कि यह हमारे देश में ऐसे ऐसे भी कुछ चीज़ें बनी जो लोगों, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बनाई, जो अब पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अलग अलग, अब ताजमहल को देख लीजिए, वो एक पेट्राडोरा शैली से बना गया है, जो अब नहीं देखने को मिलती है। वो एक पहला एक ऐसी धरोहर है जो पेट्राडोरा शैली से बनी है, जो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है उसको बचा के रखना। उसके बाद इमारत में क्या हो गया, इमारत में जैसे, तो इमारत में ये हो गया, जैसे हमारा कुतुब मीनार भी इमारत में ही आता है, चार मीनार हैदराबाद में है वो, और इंडिया गेट, ये सब जो है ये इमारत में आते हैं। तो इनका भी संरक्षण करना है। ये सब आते हैं, ये सब किस में आते हैं, सरकारी स्मारक में आते हैं। और पुरातत्व में क्या हो गया, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्कोलॉजिकल साइट है, जिसे हमें बचा के रखना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय इस नदी के किनारे लोग जो थे, उनका जो रहन सहन था, उनका जो शहरीकरण था, वो आज हमारे जो शहरीकरण है उनसे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर था। वो कैसे लोग रहते थे, कैसे हर चीज़ का, नालियों का, वो हमें वहीं से पता चला। अगर हम उसे नहीं बचा कर रखेंगे तो आगे की पीढ़ियाँ, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, वो कैसे देखेंगे कि देश, मतलब, और उसके साथ ही वहीं पे हम, मतलब एक हमें मूर्ति भी एक ऐसे एक पोस्ट में मिली है, कुछ इस तरह की पोस्ट में, ये मान लीजिए ऐसा, वो ये हाथ है समझ लीजिए,
वैसे कुछ टेढ़ी टाइप में ऐसे मिली है। मैं एग्जैक्टली मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो मैं इतना ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, लेकिन वो एक टेढ़े पोज में खड़ी है, जो कि ऐसे सर के साइड एक उसका हाथ है ऐसे, जो कि ऐसे वो थोड़ी टूट भी गई है। लेकिन हम अगर ऐसे ही सोचते कि ये तो एक मूर्ति ऐसे फेंक दिया जाए, क्या हमारे काम की, लेकिन उसे जब रखा गया, उसे जब उस पर मतलब रिसर्च की गई और उसकी जो मतलब ईयर्स गिने गए, तो पता चला कि ये दुनिया में बहुत ही मतलब सबसे पुरानी एक तरह से मूर्ति है। तो ये जो कि हमारे नेशनल लेवल पे तो हमारी बहुत ही ज़्यादा इज्जत बढ़ाने के काम के है कि हमारे यहाँ पे सबसे पता नहीं कब से लोग, जो हमारी ये मतलब रहन सहन, कब से इंसान आए कुछ पता नहीं, हमारा देश कब से बना, हम इतने पुराने हैं कि हमें लोग आज तक नहीं ढूंढ पा रहे हम कि कब हमारे देश में लोग रहने शुरू हुए। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, जो हमारे सरकारी स्मारक है उनके ही संरक्षण की वजह से तो पता चलती है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे थी, ये हैं, ये सब उनके संरक्षण की वजह से। तो 49 में तो ये हो गया। उसके बाद आता है 50 में हमारे क्या है, जो ये एक दो तरह से है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को जो अलग करने का अलग किया गया, क्या किया गया, अलग किया गया। तो इसमें एक कंफ्यूजन है, तो ये जैसे कि मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ, ये न्यायपालिका को हम क्या कहते हैं, ज्यूडिशरी, और कार्यपालिका को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या है, ये अलग किया गया। पहले ऐसा था, ये दोनों एक ही में था, फिर बाद में इससे कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। ये ऐसा मत सोचना कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया गया है, क्योंकि कार्यपालिका बहुत ही बड़ी है और न्यायपालिका एक छोटा सा पार्ट है। कार्यपालिका में हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पुलिस, शिक्षा और भी जो भी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो कार्यपालिका में आती है। तो कार्यपालिका बहुत ही बड़ी है, जिससे अलग किया गया न्यायपालिका को। और उसके बाद हमारा जो आता है वो लेजिस्लेटिव। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विधायिक। अब ये तीनों का रोल बताते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये नेताओं के लिए होता है, ये नेताओं के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, ये कोई नियम बनाएंगे, यानी कोई लॉ पास करेंगे कि ये नियम बनना चाहिए। तो इनका काम सिर्फ नियम बनाना है। फिर ये जो एग्जीक्यूट यानी सबसे जो लागू करने का काम करते हैं, जो सब पे लागू करने का काम करते हैं, वो क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव का, यानी लागू करेगा कौन, एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद उसको जो मतलब अगर नहीं लागू कर रहे हैं या फिर ये सही है या नहीं सही है, इसका फैसला कौन करेगा, न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी करेगी। तो मान लीजिए अगर मैंने कोई गलती की है, तो इनका काम, मैंने कोई गलती किया है तो कार्यपालिका में पुलिस मान लीजिए उसमें आती है, तो वो क्या करेगी, मुझे वो यहाँ पे मैं गलती कर रही ये बताएगी कि इन्होंने ये मैंने गलती की है कोई मान लीजिए, तो ये पकड़ेंगे मुझे। इनका काम क्या है, एग्जीक्यूट, यानी ये पकड़ेंगे मुझे, और इन्हें ये हक नहीं है कि ये मुझे सजा दे। इनका काम क्या है, खाली पकड़ना है। यानी कार्यपालिका हमें सजा नहीं देगी, उसका काम एग्जीक्यूट यानी वो लागू करवाएगी। अगर आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये काम कौन करेगा, लागू करने के बाद आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे, वो देखेगी न्यायपालिका। उस बात यानी मुझे पकड़ने का हक खाली कार्यपालिका को, मुझे सजा देने का नहीं है। उसके बाद वो जुडिशरी यानी न्यायपालिका को मुझे सौंप देगी। अब न्यायपालिका ये फैसला करेगी कि मैं गलती की हूँ या नहीं की हूँ, और वो किस बेस पे करेगी, प्रूफ के बेस पे, एविडेंस के बेस पे करेगी कि मैंने गलती की है। अगर गलती की है
तो मुझे कौन सी सजा दी जानी चाहिए। तो ये काम जुडिशरी का होता है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का काम किया गया 50 के, यानी 50-50। पहले ये एक था, अब इसे 50-50 जैसे बोल लेंगे, ये 50-50 कर दिया गया। इससे इसको अलग कर दिया गया 50-50, ये दो भाग बना दिए गए, इनको अलग कर दिया गया। अगर ये एक ही रहेगा तो यही पकड़ेगी, यही सजा देगी, फिर क्या यहाँ पे सही न्याय हो पाएगा? नहीं, इसीलिए इसे अलग किया गया। उस समय हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने उस समय यहाँ तक, इतनी दूर तक की सोच रख के देखा कि क्या सही रहेगा, कि अगर एक में रहेगा तो ये एक तकलीफ बन जाएगी आगे जाके, इसीलिए उन्होंने इसे अलग अलग कहा गया। इसीलिए मैं इसको 50-50 कह रही हूँ, आपको याद रखने के लिए। उसके बाद 51 में हमारा क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, जिसके तहत मतलब इसमें ऐसा है कि जो हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हमारा रिलेशन है सबसे, वो तो इसमें हमारा जो अलग अलग हमारे देशों से जो संधि हम करते हैं, अलग अलग देशों से संधि करते हैं, या फिर जो हम उनसे वो शांति, उनके शांति जो फैलाते हैं, उसके साथ ही जो हम यूएनओ के जो सदस्य बने हैं वो भी इसी के तहत बने हैं। यूएनओ के सदस्य भी 51 के तहत ही बने हैं। और उसके बाद आता है कि इसमें जो है हम अलग अलग ट्रीटी करते हैं, और अगर ट्रीटी हो गई और फिर इसमें आता है रिस्पेक्ट। हमारा जो मतलब हमारी देश का ये ऐसा एक चीज़ है कि हम किसी दूसरे देश से हमेशा जो भी हमारी संधि, जो भी संधि कर रहे हैं या फिर कोई भी शांति का है, हम हमेशा सबसे अच्छे से ही पेश आते, चाहे वो देश पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान जैसे देश के साथ भी, यहाँ तक कि हम एक अच्छे से ही बिहेवियर करते हैं, रिस्पेक्ट से ही सबसे हम बोलते हैं। जो हमारा ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम किसी भी देश से सबसे रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, जो हमारे लिए एक, हम सभी से एक रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हमारे देश का ये कल्चर है जो एक धरोहर की तरह है कि हम किसी भी देश से या किसी से भी, हमारे देश के लोगों का ये एक कल्चर है कि हम सबसे एक नम्रता पूर्वक, एक अच्छे से बात करना, रिस्पेक्ट देना, सबको हमारी एक कल्चर है, जो कि सारे देश में हमारे लिए एक मिसाल, हमारा एक सबको मिसाल दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय यानी जो भी हमारे इंटरनेशनल जो भी काम होते हैं वो सब 51 में आते हैं। अब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। आज का यहीं पे खत्म हुआ, अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। भाग 4 में यानी पार्ट 4 में 46 से 51। 46 में मैंने ST/SC का जो विशेष ध्यान देने को कहा गया कि जो कि 2020 में खत्म हो रहा था, मोदी जी ने उसे 2030 तक एक्सटेंड कर दिया है। फिर 47 में क्या है? पोषाहार। इसमें मैंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोडक्ट हम जो भी कंपनियां बेचती हैं उस पर ये टैग दिया रहता है, ताकि लोगों को ये सेटिस्फाई हो जाए कि इसको गवर्नमेंट ने चेक किया, ये खाने के लायक है। इसका मैंने फुल फॉर्म बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें मैंने बताया गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री में मिड डे मील प्रोवाइड करती है, जो कि गरीबों को भी अच्छे से खाना, एक पोषण आहार यानी पोषण वाला खाना मिल सके। उसके बाद नशीली दवाइयों पे रोक लगाने को पूरा करती है, जिनको जरूरी है उन्हीं को मिले। और उसके बाद आता है शराब पे जो गवर्नमेंट जो भी स्टेट लगाना चाहती है, ऐसा कहा गया है कि शराब पर रोक लगाए, जिसका जो स्टेट का दिल करे वो लगाए, जिसका ना दिल करे वो ना लगाए। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का उसमें उसको बढ़ाए। तो गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए क्या करती है? खाद में सब्सिडी देती है, बीज फ्री में या फिर सब्सिडी पे प्रोवाइड कराती है। और अगर लोन लेना रहता है किसानों को तो नाबार्ड बैंक से ही लेती है, ताकि उसमें ऐसा रहता है कि आपको लोन लेंगे तो ब्याज कम देना पड़ता है। और अलग अलग कृषि के लिए अलग अलग एक मतलब आइडियाज बताती है कि कैसे एक कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकती है, इसमें हेल्प करती है। उसके बाद पशुपालन में मैंने बताया कि आर्थिक और दुधारू दो टाइप के होते हैं, जिनसे आर्थिक रूप से कोई सहायता होती है, इनकम मिलती है, उनका भी आप हत्या नहीं कर सकते, ना कोई दूध देने वाले जानवर की हत्या कर सकते हैं। इसका मैंने बताया ही कि ऐसा है कि हिंदू और मुसलमानों में अलग अलग अपना अपना है। कोई ऐसा नहीं कि किसी की हत्या करना चाहता है, पर उसकी एक मजबूरी होती है, गरीबों की, उनके पेट की वजह से उनको करना ही पड़ता है, इसलिए उस पर कंट्रोवर्सी करना बेकार है।
उसके बाद आता है 48 का क, उसमें वन्य तथा वन जीवों का संरक्षण स्टेट। और इसमें मैंने बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42nd अमेंडमेंट के तहत, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें 59 जो नए नए चेंजेस किए गए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसका चेंजेस कब किया गया? 1976 में किया गया। ये 59 चेंजेस किए गए जो कि जिसकी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। और उसके बाद ही इसके बाद आता है 49 में सरकारी स्मारक का संरक्षण। इसमें मैंने बताया जो धरोहर है, इमारत है या फिर पुरातत्व है, ये तीनों इन चीजों का सरकार संरक्षण करेगी। उसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसे यूनेस्को सुना ही होगा। यूनेस्को ये ऐसी किसी चीज साइट को यूनेस्को के तहत वर्ल्ड लेवल पे उसे कंजर्व करने के लिए कर दिया जाता है। और उसके बाद आता है 50, इसको डिटेल में हम ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में वहाँ यूनेस्को का सब बताऊंगी। उसके बाद आता है 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया है, जिसे मैंने 50-50 बताया था। 50-50 भी मतलब एग्जाम आपको याद रखने के लिए बताई थी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी है, ये एक छोटा है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें आता है, इसमें एक बस जुडिशरी आती है। और उसके बाद इसमें मैंने लेजिस्लेटिव बताया कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव से यानी कार्यपालिका उसे लागू करती है और जुडिशरी उसे देखती है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद 51 में मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसमें ऐसा है कि जो भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे रिलेशन है, जो भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मिलता है या फिर जो भी करते हैं, वो जैसे यूनेस्को का सदस्य हमें बनाया गया वो भी इसी में आता है। कोई ट्रीटी हो, हम किसी से ट्रीटी कर रहे, शांति कर रहे, वो सब 51 के तहत ही करते हैं। और जो भी हम एक हमारी रिस्पेक्ट देने की जो हमारी परंपरा है वो सब 51 के तहत ही होती है। सो आज के लिए इतना ही लेक्चर होता है आज का ख़त्म। लेकिन आप ये बताइए कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको डिटेल में समझा सकूँ, जिससे आपको मेंस लिखने में प्रॉब्लम ना हो। आपको जितना हो सके उतना मैं सोचती हूँ डिटेल में पढ़ाऊँ। अब आपको बताना है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको शेयर करना है, ताकि आप और आपके आसपास के लोग अगर देखिए एक जान से ही धीरे धीरे लोग बढ़ाते हैं तो एजुकेशन बढ़ता है। आप सोचेंगे सिर्फ मैं ही पढ़ के रह जाऊँ तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। आप अगर किसी और को पढ़ाएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, एक तो आपके लिए अच्छा होगा और उसके साथ ही उस सामने वाले इंसान भी एजुकेटेड होगा, वो भी आपको एक अच्छा ही फ़ायदा है, क्योंकि समाज एजुकेटेड होगा। एक इंसान ही धीरे धीरे किसी और को भी एजुकेटेड करेगा तो समाज एजुकेटेड होएगा। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय।